लगता है पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की पराजय भूल चुका है और एक बार फिर वो सीमा पार से नापाक साजिश रच रहा है, क्योंकि पश्चिमी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने फिर पहलगाम जैसे आतंकी हमले की आशंका जाहिर की है। साथ ही मुनीर को यह भी बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से ज्यादा घातक होगा और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। अगर अब की बार सीमा पार से हमला हुआ तो मुनीर के मुल्क का इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल दिया जाएगा, क्योंकि मुनीर की फौज ब्रह्मोस और राफेल का कहर ऑपरेशन सिंदूर में देख चुकी है। मुरीद के से लेकर बहावलपुर तक जो तबाही मची थी उसे शहबाज भूले नहीं होंगे। ऐसे में पहलगाम जैसी कायराना हरकत उन्हें भारी पड़ सकती है। वो फिर कोशिश करेगा हम पर हमला करने की, और उसमें ना हिम्मत है ना साहस है सामने से आकर लड़ने की, तो फिर वो पहलगाम की तरह कोई और आतंकी हमला करने का प्रयास करेगा। जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तो अभी आप ये मान के चलिए हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि अभी और कुछ हम आगे बढ़ के करेंगे जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 कैन बी मोर डेडलियर। यस, यू आर वेरी राइट, इट हैज टू बी मोर डेडलियर। मतलब साफ है, मुनीर ने इस बार नापाक हरकत की जरूरत की तो पाकिस्तान नक्शे से साफ हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ खूनी जंग में तालिबानी लड़ाकों ने खुद को विजेता घोषित कर दिया है। राजधानी काबुल से आतिशबाजी की ऐसी तस्वीरें सामने आई जैसे मुनीर की सेना को धूल चटाने के बाद तालिबान ने यहां दीपावली मनाई हो। एक तरफ पाकिस्तान को पीटने वाली तालिबानी सेना के जवानों के साथ जनता ने विजय जुलूस निकाला, तो दूसरी तरफ अंधेरी रात में आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया। देखिए कैसे अफगान सेना जोरदार जश्न मनाकर अपनी जीत का इजहार कर रही हो। तस्वीरें राजधानी काबुल की बताई जा रही हैं, जहां आसमान में दिवाली जैसे आतिशबाजी का नजारा है। वहीं लोगों ने सेना के जवानों को कंधों पर बिठाकर विजय जुलूस निकाला। बुजुर्ग के जश्न की ये तस्वीरें देखिए। 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का दावा था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 11 अक्टूबर को देर रात पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर हमला कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां जाते हैं, ट्रंप की चापलूसी का मौका वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, और ऐसा ही एक बार फिर हुआ है जब शहबाज शरीफ ने खुलेआम ट्रंप की चमचागिरी शुरू कर दी। लेकिन शहबाज की ये जो चमचागिरी थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि शहबाज के सामने ही ट्रंप भारत को महान देश बताने के साथ पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। ट्रंप जब भारत की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे तब शहबाज उनके पीछे ही खड़े थे। ट्रंप को शांति के लिए नोबेल तो नहीं मिला, लेकिन शहबाज की नजर में ट्रंप ही सबसे बड़े शांति दूत है। ट्रंप को शहबाज शांति का साधक बता रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन शहबाज की ये नौटंकी देखकर वहां खड़ी इटली की पीएम मेलोनी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। दरअसल मौका तो गाजा में अमन बहाली का था। स्टेज सजा था मिस्र के शहर शर्म अल शेख में, लेकिन शहबाज ने इसे भी चमचागिरी का मंच बना दिया। मिस्र के शर्म अल शेख रिसोर्ट में गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन इस सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। सम्मेलन में आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मजाक में कहा कि अब आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। फिर क्या, जॉर्जिया मेलोनी ने भी मुस्कुराकर एर्दोआन की बात का जवाब दिया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी चुटकी ली और कहा कि ये असंभव है। एर्दोगन ने मजाक के बीच ये भी दोहराया कि तुर्की एक स्मोक फ्री फ्यूचर की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए वो जहां भी जाते हैं लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए कहते हैं। आपको बता दें कि 2022 में चुनाव के दौरान मेलोनी ने अपनी वेबसाइट पर आत्मकथा का प्रकाशन करवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी कभी अल्ट्रा स्लिम सिगरेट का सेवन करती हैं। आज देश के सबसे जाबाज कमांडो फोर्स एनएसजी का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस स्पेशल फोर्स ने अपने शौर्य और क्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लैक कैट कमांडोज का हौसला भी बढ़ाया। और ये हैं देश के सबसे दमदार योद्धा ब्लैक कैट कमांडो, जिनके हौसले और जांबाजी से दुश्मन भी कांप उठता है। देखिए कैसे ये कमांडो चंद सेकंड में किसी वीआईपी को सुरक्षित कार में बैठाकर उसे खतरे से दूर ले जाते हैं। गोलियों की गूंज के बीच हर मूवमेंट सटीक और अनुशासित रहता है। स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कमांडो का हौसला बढ़ाया। हम हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई
बहुत सुरक्षित हाथों में है। देश की सुरक्षा में एनएसजी की भूमिका अहम रही है। ये ब्लैक कैट कमांडो सुरक्षा की दीवार बनकर हर वक्त तैयार रहते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन अमर के तहत सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और ये कार्रवाई साबित करती है कि भारतीय सेना अब हर मोर्चे पर सतर्क और तैयार है। दुश्मन को समझना होगा कि वो किस धरती पर पैर रख रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने इसी तरह की जंगलों का सहारा लेकर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन जो सतर्क हमारे सुरक्षा जवान थे उन्होंने उस घुसपैठ की कोशिश को फिर एक बार विफल कर दिया है। और रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी सेना के हत्थे चढ़ गए। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में 2 आतंकियों को भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन अमर चलाया गया। पिछले 20 दिनों में ये दूसरी बार है जब सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। संदेश साफ है, घुसपैठ की हर साजिश का अंजाम सिर्फ मौत होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन 7 बार के विधायक और विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट इस बार काट दिया गया है। और जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई उसमें कई नामों को देखकर हैरानी हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर से, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों फिलहाल विधान पार्षद के सदस्य हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को पार्टी ने दानापुर से उम्मीदवार बनाया है। 71 उम्मीदवारों की पहली सूची में 12 मंत्रियों के नाम है। 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। टिकट बंटवारे में युवा जोश और अनुभव को तरजीह दी गई है। हमारे सबसे प्रमुख चेहरे हैं और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव और 5 बार के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी में एक सीट पर कई दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो मायूस हैं। पटना के पार्टी दफ्तर में उनके समर्थकों ने हंगामा किया है। चुनाव में समीकरण पल भर में बदल जाते हैं। जो सुबह से शाम तक साथ दिखता है वो रात में किसी और पाले में दिखाई देता है और ऐसा सालों से होता आ रहा है। और यही कारण है कि बिहार चुनाव में भी इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि महागठबंधन से कोई तो है जो एनडीए में आने वाला है। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन खबरें हमें जरूर मिल रही हैं। और इन खबरों को बल इसलिए मिल रहा है कि महागठबंधन में सीटों पर समझौता अब तक नहीं हुआ है। महागठबंधन के 5 घटक दल में आरजेडी, कांग्रेस और वामदल तो बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, लेकिन सियासी गलियारों में खबरें हैं कि वीआईपी के मुकेश सहनी और एलजेपी के पशुपति पारस महागठबंधन में अपनी अपनी भूमिका से खुश नहीं हैं। खबर है कि नए दल के साथ आने पर एक बार फिर सीटों का बंटवारा होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू ने अपनी सीटें घटाने से मना कर दिया है। ऐसे में बंटवारा बीजेपी और एलजेपी के कोटे से ही होगा। नए सहयोगी के लिए 6 से 8 सीटों की जरूरत पड़ेगी। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, बिहार की सियासत में बहुत कुछ होगा। एनडीए में तो सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। अब उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो रही है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आया है। पेच कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। घटक दलों के बीच पसंद की सीटों से लेकर सीटों की संख्या तक बात ही नहीं बन पा रही है। और आपस में सीटों पर सहमति बनाने के लिए महागठबंधन में दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। लेकिन इसके बाद भी सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, ये कोई नहीं बता पा रहा है। सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक आरजेडी 135, कांग्रेस 61, लेफ्ट 29, वीआईपी 12, आरएलजेपी 3 और जेएमएम 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों की संख्या पर बात बन रही है तो पसंद की सीट पर बिगड़ जा रही है। कांग्रेस आरजेडी के बीच खेलगांव, नरकटियागंज, वारसलीगंज, चैनपुर और बछवाड़ा पर पेच फंसा हुआ है। बीच में मुकेश सहनी की नाराजगी की खबर आई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सब ओके। सीट बटेगी या टूटेगा महागठबंधन, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि घोषणा में देरी हो रही है और कोई इसका कारण नहीं बता रहा है।
लालू प्रसाद यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचते ही जिस तरह से उन्होंने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया, उससे कांग्रेस नाराज हो गई। तेजस्वी यादव ने आधी रात को उन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया और सिंबल वापस लिया, जहां अखिलेश यादव जैसा लालू का दांव सफल नहीं हो पाया। क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हुए बिना सिंबल बांटे जाने से कांग्रेस नाराज हो गई। लालू प्रसाद ने मटिहानी से बोगो सिंह, संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉक्टर संजीव समेत कई नेताओं को आरजेडी का सिंबल दिया। लालू की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से सीट फाइनल हुए बिना ही सिंबल बांट दिए थे और उसके बाद कांग्रेस को दबाव में ला दिया था। लेकिन यहाँ लालू प्रसाद का दांव उल्टा पड़ गया, कांग्रेस नाराज हो गई। तेजस्वी यादव को जब खबर मिली तो उन्होंने सभी कैंडिडेट को देर रात बुलाया और सिंबल वापस लिया, यानी सीट पर दावेदारी फिलहाल होल्ड कर दी गई। तेजस्वी यादव के लिए ये विधानसभा चुनाव करो या मरो की तरह है। तेजस्वी नहीं चाहते कि कोई रिस्क लिया जाए और अंतिम समय में बना बनाया काम बिगड़ जाए, इसलिए वो सभी सहयोगियों से सूझबूझ के साथ बार्गेन कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कहीं टिकट मिलने की खुशी है तो फिर कहीं टिकट कटने का डर भी है। और ऐसे में कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे विधायक गोपाल मंडल टिकट कटने की आशंका से सिहर गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनका ड्रामा भी देखने को मिला। इधर बाहुबली अनंत सिंह यानी छोटे सरकार ने अपने प्रचार अभियान को भी शुरू कर दिया है। और बिहार के सियासी ड्रामे की दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर गोपाल मंडल की है, जो टिकट कटने की आशंका के चलते सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए। वहीं दूसरी तस्वीर में छोटे सरकार अनंत सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुट गए हैं। आपको बता दें कि गोपाल मंडल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार के चर्चित विधायकों में से एक हैं। कभी रिवॉल्वर लेकर टशन दिखाया, जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके हाथ में रिवॉल्वर थी। इसके अलावा एक बार होली के कार्यक्रम में महिला कलाकार के गाल पर 500 का नोट चिपकाते हुए भी दिखाई दिए थे। उधर मोकामा सीट से आज अनंत सिंह ने पर्चा भर दिया है। इस दौरान वो थार से 25,000 समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंचे और कार्यकर्ताओं के लिए 1.25 लाख गुलाब जामुन भी बनवाए। बिहार में शुरू हुई बुर्के पर सियासी जंग अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी ने मतदान के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग किए जाने के निर्देश पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आदेश को वापस लेने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि ये नियम खास वर्ग की महिलाओं को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड सियासी ज्यादा है, क्योंकि वो अभी से 2027 का गणित साध रही है और मुस्लिम महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए माहौल तैयार कर रही है। उधर मुस्लिम महिलाएं भी समाजवादी पार्टी की मांग का समर्थन करती दिख रही हैं। ये हमारे मजहब के खिलाफ है। हम जो हमारे मजहब में बताया गया है हम उसको फॉलो करते हैं और हम नकाब में ही वोट डालेंगे। नहीं हटाना चाहिए, इसमें क्या है, उनका काम है अपना। अब तो बैंक में भी नहीं हटवाते। हिंदू महिलाएं भी घूंघट करती हैं और वो भी जाके चुनाव में अपना एक आइडेंटिटी शो करती है। ऐसी मुस्लिम महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी शो करनी चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग ने सही किया है। हम भी तो वोट डालने जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं, तो हमें अभी अपनी आइडेंटिटी दिखानी चाहिए। हिंदू महिलाओं ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। दरअसल बिहार चुनाव में बुर्के वाली महिलाओं की पहचान के लिए पोलिंग स्टेशन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाना है। विपक्ष इस नियम को गाइडलाइन के खिलाफ बताकर खास वर्ग को टारगेट करने वाला बता रहा है। 23 महीने के बाद जेल से रिहा होने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत कुछ बदली जरूर नजर आ रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार से मिली वाई श्रेणी की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। उनका दावा है कि उनकी माली हालत अब ठीक नहीं। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनके पास इतना पैसा नहीं कि सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर पाएं। मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बैठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। यही नहीं, आजम ने कहा कि वो आरोपी हैं, तो कैसे उन्हें सिक्योरिटी मिल सकती है। मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है मुझे। 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर। सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूँ और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। एक तरफ तो आजम खान माली हालात का हवाला देकर सिक्योरिटी नहीं चाहते, दूसरी तरफ उन्हें सिक्योरिटी में ज्यादा कमांडो चाहिए।
हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार सुसाइड मामले में एक बड़ा आज यू टर्न देखने को एक तरीके से कह सकते हैं, या यूं कहिए कि ट्विस्ट देखने को मिला। हरियाणा सरकार ने डीजीपी पद से शत्रुजीत कपूर की छुट्टी कर दी। वहीं इस मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने, लेकिन अभी तक आईपीएस अफसर पूरन कुमार के सुसाइड मामले की गुत्थी सुलझी नहीं है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने सुसाइड मामले में एक्शन लेते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आईपीएस के परिवार से मुलाकात की। अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दरअसल पूरन कुमार का 29 सितंबर को ट्रांसफर रोहतक में आईजी के पद पर किया गया था। इसी बीच पूरन कुमार के गनमैन पर रिश्वत लेने का केस दर्ज किया गया था। गनमैन ने पूछताछ में पूरन कुमार के नाम पर रिश्वत लेने की बात कबूली थी, जिसके बाद 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा आईपीएस सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। और इसी बीच रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई ने आज आत्महत्या कर ली। एएसआई संदीप कुमार ने सुसाइड नोट और वीडियो में पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिसने गिरफ्तार के डर से खुद को गोली मार ली। आत्महत्या करने से पहले एएसआई संदीप कुमार ने 3 पेज के सुसाइड नोट और वीडियो में आईपीएस पूरन कुमार को लेकर बड़े खुलासे किए। एएसआई ने आरोप लगाया कि आईपीएस पूरन कुमार ने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रखा था। आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्टाचारी अफसर थे, जिनके खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आईपीएस पूरन कुमार ने सिस्टम से परेशान होकर सुसाइड किया था, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से खुद को गोली मार ली। संभल में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। इस बार प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया, ताकि कोई बवाल ना हो सके। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों में इस मंजर को देख सकते हैं, जब योगी का बुलडोजर अवैध मस्जिद को जमींदोज कर रहा है। बुलडोजर का पीला पंजा एक एक दीवार को मिट्टी में मिला रहा है। मस्जिद गिराने की कार्रवाई करीब 1 घंटे तक चली। आपको बता दें कि मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक पार्क की जमीन पर था। तहसीलदार ने 20 दिन पहले बेदखली का आदेश जारी किया था। इस मस्जिद का निर्माण 262 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके किया गया था। ये सार्वजनिक पार्क का नंबर है, तो इसमें 11 जून को नोटिस दिया था और 16 जून को तामील भी हो गया है, और ये 24 जून को तहसीलदार महोदय न्यायालय में उपस्थित भी हुए थे। अब पूरी मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया है और मस्जिद के मलबे को भी ट्रालियों में भरकर बाहर भेजा गया। मतलब योगी राज में सरकारी जमीन पर कब्जा, यानी बुलडोजर को बुलावा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अलीगढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, और ऐसी ही तस्वीर गाजियाबाद के इंदिरापुरम से भी सामने आई। मतलब साफ है कि यूपी में अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं। अगर सरकारी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई होना तय है, चाहे राज्य के किसी कोने की बात हो। यूपी के गाजियाबाद में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वहां अवैध तरीके से बनाई गई इमारतों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ऐसी ही कार्रवाई ग्रेटर नोएडा में की गई, जहां जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ढा दिया गया। यमुना अथॉरिटी के सीईओ के आदेशों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। वहीं अलीगढ़ में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अवैध दुकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बताया गया कि लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन के नोटिस देने के बावजूद लोगों ने दुकानें खाली नहीं की थी। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। नोएडा में पुलिस अधिकारियों ने मेट्रो स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया, संदिग्ध लोगों की चेकिंग की, और इस दौरान आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही, जिनकी मदद से नोएडा के कई मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मेट्रो स्टेशन पर आने वाले संदिग्ध लोगों के सामान की तलाशी ली गई। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके लिए भारी संख्या में पुलिस के जवान आला अधिकारी शामिल हुए।
चेकिंग अभियान के दौरान डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। डीसीपी यमुना प्रसाद ने शहर में शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी। ऐसे लोगों पे भी निगाह रखी जा रही है जो र्यूमर मोंगर हैं, और ऐसे भी लोगों पे निगाह रखी जा रही है जो सोशल मीडिया में एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमारी सोशल मीडिया पे भी निगाह है और हर क्षेत्रों में हम लोग सजग दृष्टि रखते हुए निगाह रखे हुए हैं। शहर का चौराहा हो या फिर मेट्रो स्टेशन, हर जगह भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जिससे बिगड़ते हालातों को संभाला जा सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक को सोशल मीडिया पर ओवर स्मार्ट बनना भारी पड़ गया। दरअसल आरोप यह है कि कुर्बान उर्फ अल्तमश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ छेड़छाड़ की और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद योगी फोर्स ने आरोपी कुर्बान उर्फ अल्तमश की ऐसी मेहमान नवाजी की कि वो अब ठीक से अपने पैरों पर खड़ा होने लायक भी नहीं बचा। यही नहीं, पुलिस के सहारे चलने को मजबूर हो गया। यही नहीं, आरोपी इस दौरान ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की कसम भी खा रहा है। दरअसल आरोप है कि कुर्बान उर्फ अल्तमश नाम के शख्स ने दुबई में बैठकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया। जैसे ही आरोपी दुबई से लौटा, पुलिस ने कुर्बान उर्फ अल्तमश को मुजफ्फरनगर से धर दबोचा। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश में बारूदी साजिश रची जा रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। हजारों क्विंटल बारूद अवैध पटाखों के रूप में शहर शहर इकट्ठा किया गया है। ऐसे में पुलिस बारूदी गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। कानपुर अयोध्या कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त नजर आ रहे हैं और अवैध पटाखों का कारोबार करने वालों को छोड़ने वाले नहीं हैं। लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक यूपी पुलिस बारूदी गैंग का एनकाउंटर करने में जुटी है। और उस एनकाउंटर की 6 तस्वीरें देखिए, कैसे लखनऊ से ग्रेटर नोएडा और प्रतापगढ़ से भदोही तक योगी फोर्स अवैध पटाखों के खिलाफ ऑपरेशन बारूद जारी है। शहर शहर अवैध पटाखा का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और उनके गोदामों में इकट्ठा किया गया बारूद बरामद किया जा रहा है। लखनऊ में भी अवैध पटाखों के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 अलग अलग इलाकों में रेड मारकर करीब 20 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए। यूपी पुलिस जो है वो यहाँ पर अवैध पटाखों पर जो लाइव रेड है वो यहाँ पर चल रही है, क्योंकि पुलिस सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि अवैध रूप से अगर पटाखे रखे तो उन लोगों की खैर नहीं। गाजियाबाद में 6 करोड़ की कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं, जबकि मुजफ्फरनगर में 7 गोदामों से 1 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। वहीं कानपुर में 100 क्विंटल अवैध पटाखों पर शिकंजा कसा गया है। मतलब यूपी में बारूदी साजिश रचने वालों को योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं है। और अब बात त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के बढ़ते नेटवर्क की करेंगे, जो त्योहारी मौसम की मिठास में जहर घोलने में लगे रहते हैं। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए हम सब की सेहत के साथ खेल रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ खाद्य विभाग की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सामान नष्ट करने के साथ साथ आरोपियों पर एक्शन भी हो रहा है, फिर भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। और अब आप इन 6 तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। यूपी से लेकर राजस्थान तक मिलावटखोरों की मनमानी जारी है। भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई, मावा और पनीर बरामद हो रही है। गोरखपुर में 1000 किलो नकली खोया तो जयपुर में 1380 किलो मिलावटी मावा नष्ट किया गया। लखनऊ में कुल 10 जगहों पर छापेमारी हुई। कानपुर और गोंडा में भी नकली खोया और छेना मिला है। देहरादून में तो 550 किलो नकली खोया नष्ट किया गया। राजस्थान के जालौर में 1043 लीटर मिलावटी घी मिला है, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से 240 किलो नकली पनीर। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर दिन हजारों क्विंटल नकली मिठाइयों की खपत हो रही है, इसलिए अब से मिठाई खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें। जैसे मिठाई सूंघ कर छक कर देखें। मिठाई टाइट या सूखी है तो नहीं खरीदें। रंग बिरंगी मिठाइयाँ न खरीदें। सस्ते ऑफर से सावधान रहें। पैकेट पर FSSAI सर्टिफिकेशन चेक करें। दुकान से पक्की रसीद लें। त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस और खाद्य विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन में है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जब खाद्य विभाग की टीम मिलावटखोरों पर छापा मारने पहुंची तो अधिकारियों को वहां जो कुछ मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। और ये वही मिलावटखोर का घर है जहां खाद्य विभाग की टीम पुलिस के साथ छापा मारने पहुंची थी। लेकिन खाद्य विभाग रेड के दौरान दंग रह गया जब उन्हें नकली दूध के साथ 315 बोर का तमंचा दिखाई दिया। आरोपी ने तमंचा गत्ते में छिपा रखा था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार को कब्जे में ले लिया। शोरगुल मचा था कि कुछ हथियार भी यहाँ पे रखा है, तो पुलिस ने उसको जब्त किया है।
खाद्य विभाग ने छापेमारी के दौरान 2 से 3 क्विंटल दूध पकड़ा, जिसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं पुलिस ने अवैध हथियार बरामद होने पर आरोपी पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपके पास अगर 10 ग्राम सोना है तो आज उसकी वैल्यू कितनी है और पिछले कुछ दिनों में उसकी कीमत कितनी बढ़ी है? ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ फेस्टिव सीजन और दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर से सोने चांदी की कीमतों ने फिर से तेजी पकड़ ली है। और फेस्टिव सीजन में ये हर साल की कहानी जरूर है, लेकिन हर साल से अलग इस बार सोने की चमक कहीं ज्यादा दमदार हो गई है। चांदी की कीमत भी आसमान छू रही है। दिल्ली में सोने की कीमतें आज 1,950 रुपए बढ़कर 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर हैं। फेस्टिव सीजन में धनतेरस से पहले डिमांड, ग्लोबल फैक्टर्स, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से सोने की लगातार खरीद, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिससे सोने की कीमत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। अमेरिका के ऊपर भारी भरकम कर्ज है, ये भी गोल्ड मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। अमेरिका में दरें घट रही हैं, आगे भी ब्याज दरें घटने वाली हैं। ब्याज दरों का घटना गोल्ड मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। जिनके पास सोना है वो खुश हैं कि कीमत बढ़ रही है, और जिन्हें सोना खरीदना है वो गमगीन है कि खरीदें कैसे। लेकिन दिवाली आने वाली है तो लोग खरीदते भी हैं, भले ही जेब पर बोझ ज्यादा पड़े। मुश्किल ये है कि सोने के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं और सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है और फिलहाल ये तेजी कम होने की उम्मीद कम नजर आ रही है। आप आए दिन ऐसी खबरें देखते होंगे जब लव, लिव इन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और घरेलू हिंसा की वजह से शादियां टूट जाती हैं। ऐसे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के प्रोफेसर्स ने टूटती शादियों को लेकर एक रिसर्च की है, जिसमें सामने आया है कि शादियां टूटने के पीछे वर वधू की कुंडली का ठीक से मिलान न करना भी एक बड़ी वजह है। हम आपको बता दें कि इस रिसर्च में 250 केसेस शामिल किए गए। इसके लिए 2 तरीके अपनाए गए। पहला तरीका BHU के ज्योतिष विभाग की OPD ने पूरे देश से आने वालों का डेटा इकट्ठा किया और दूसरा तरीका शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से डेटा एकत्रित किया। इस रिसर्च में 3 सवाल पूछे गए। पहला कि क्या शादी से पहले कुंडली मिलाई गई? दूसरा, अगर ग्रह दोष मिला तो शादी क्यों की? तीसरा, क्या शादी के वक्त सनातन रीति रिवाज फॉलो किए गए? रिसर्च में सामने आया कि 37% शादियां कुंडली ना मिलने की वजह से टूटी। बाकी 63% केसेस ऐसे भी मिले जिसमें सनातन रीति रिवाज और मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि किस राज्य में कितना डिवोर्स रेट है। उत्तर प्रदेश डिवोर्स रेट में पहले स्थान पर है, जहां का डिवोर्स रेट 11.6% है, और इसके बाद महाराष्ट्र है जहां डिवोर्स रेट 11.6% है। मध्य प्रदेश में डिवोर्स रेट 11.5% है, जबकि राजस्थान में डिवोर्स रेट 11.2% है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में कुंडली और मुहूर्त का भी एक बड़ा महत्व है, ऐसा ये शोधकर्ता मानते हैं। तभी कोई भी शुभ कार्य, शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में किया जाना चाहिए, ऐसा शोधकर्ता कहते हैं। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर इतिहास रचने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम भी अब तैयार हो गया है। दीपोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अद्भुत संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण केरल की सुनील वैक्स म्यूजियम कंपनी ने किया है। यहाँ भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर रावण युद्ध तक की पूरी कथा को मोम की मूर्तियों के माध्यम से सजीव रूप में दिखाया जाएगा। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े तमाम जो कथाएं हैं उन पर ये पूरा वैक्स बना हुआ है। संग्रहालय में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, दशरथ, हनुमान, सुषेण वैद्य, महर्षि वाल्मीकि सहित करीब 50 पात्रों की मोम की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। भगवान श्री राम की ये मूर्ति है और आप देख सकते हैं कि अलग सा जो स्वरूप है, अलग सा जो रंग है वो भगवान श्री राम का दिखाई पड़ेगा। इसके ठीक बगल में हनुमान जी की मूर्ति आपको नजर आएगी। ये म्यूजियम अयोध्या के पर्यटन और धार्मिक महत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है, जहां श्रद्धा, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तेल और घी से तो आपने अनगिनत दिए जलते हुए देखे होंगे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्वदेशी मेले में एक अनोखा दिया खूब बिक रहा है। इसे जलाने के लिए ना तो तेल की जरूरत होती है, ना घी की, जो लोगों को अब खूब आकर्षित कर रहा है। और ये दिए सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये पानी से जलने वाला दीपक है। देखने में आम दिए जैसा, लेकिन काम में बिल्कुल खास। देखिए, इन दियों में जैसे ही पानी डाल दिया जाता है, कुछ ही सेकंड में बाती जल उठती है। न तेल की जरूरत, न घी, फिर भी दीपक रोशनी बिखेर देता है। दुकानदार के मुताबिक ये पूरी तरह स्वदेशी है। पानी की दिए की कल से बहुत खपत हो रही है
लगभग सारे के सारे दिए सर खत्म हो गए। 5000 की लगभग मैंने सेल कर दी है। दिए में ये है कि पानी से जलता है, इसमें तेल की भी कोई जरूरत नहीं, प्रदूषण नहीं होता है। पानी से जलने वाले इस दिए को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वदेशी और विज्ञान के मेल से हर रोशनी आत्मनिर्भर बन सकती है।